ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ जयप्रकाश सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। भारत के अगर सहकारिता आंदोलन पर हम दृष्टि डालें तो ये आंदोलन स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गया था और काफी उतार चढ़ाव के बावजूद ये आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। सहकारी संस्थाओं की स्थापना होती रही और वो काफी सक्रिय रूप से समाज के विकास में भागीदार होती रही। लेकिन पिछले 10 वर्षों से अगर हम देखें, खास तौर से जब से जो वर्तमान सरकार है इसमें सहकारी विभाग की अलग से परिकल्पना की गई, उसको स्थापित किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सहकारी आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेने वाले और इस विषय के जानकार जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आईसीए की जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, जो विश्वव्यापी उसका सम्मेलन है, वो आयोजित हो रहा था। आज उसका समापन हुआ और आप उसमें काफी सक्रिय रूप से मौजूद थे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारत का जो पूरा सहकारी आंदोलन है वो क्या है, कैसे उसकी स्थापना हुई और कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे विकसित हुआ और आज की स्थिति में पहुंचा। भारतीय आंदोलन, भारतीय विकास, भारत की परिस्थितियां सदा सर्वदा सहकारिता के अनुकूल रही हैं और भारतवर्ष में वर्ष 2019-25 स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही सहकारी आंदोलन की नींव रख दी गई थी। एक सहकारी ढांचे का विकास कर लिया गया था। तब से सहकारिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ काम कर रहा था। स्वतंत्र इसका कोई निर्माण या सृजन नहीं हुआ था। लेकिन विभिन्न राज्यों में सहकारिता वहां के राज्य का विषय होते हुए भी केंद्र में कृषि एवं सहकारी मंत्रालय था, उनके अनुकूल काम करता। अभी वर्ष 2021 माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में 2021 में सहकारिता का जो महत्व है उस पर बहुत ही उच्च स्तरीय समितियों के अध्ययन, उनके रिपोर्ट के आधार पर सहकारिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार श्री अमित शाह जी को देते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। यह एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा समय है जब हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के बाद इस सहकारी आंदोलन को एक दिशा और एक दशा देने का समय आ गया है। इसमें अभी जैसा आपने देखा कि भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के सृजन के बाद से सहकारी क्षेत्र में सुदूर गांव तक लगभग 2 लाख नई सहकारी समितियों के सृजन, राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष में पहली बार कैबिनेट से 3 ऐसी सहकारी समितियों का गठन जिनके द्वारा सहकारिता गांव तक, खेती किसानी तक, दूध उत्पादन तक और यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हमारी जो छोटी छोटी सहकारी समितियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को नहीं पूरा कर सकती हैं लेकिन उनके उत्पाद विदेशों में भेजे जाने योग्य हैं, उनको विदेशों तक भेजने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, हमारे सहकारी आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी गृह एवं सहकारिता मंत्री, उनके कुशल निर्देशन में हम लोगों ने सहकार से समृद्धि का एक स्लोगन, एक नारा लिया जिसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सभी जो अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, जो नेशनल लेवल पे काम करती थी, उनमें सभी में एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेल का सृजन भी किया गया जिससे कि उनके आपसी समन्वय से मंत्रालय द्वारा नित्य जो दिशा निर्देश हैं, जैसे आपके संज्ञान में है कि अभी 54 इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के ऐसे आए हैं जिनमें सहकारी समितियों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया कि वो पैक्स केवल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं होंगी, वह गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री की जो अभी आपके देश में सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज योजना है उसमें, साथ ही साथ एलपीजी और गैस सिलेंडर्स में, साथ ही साथ सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स के रूप में गाँव में किसी को खतौनी चाहिए, कोई अभिलेख चाहिए, कोई आय प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को रेलवे का रिजर्वेशन चाहिए, यह सारी ऐसी 54 सेवाएं
समितियों के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जी, यहाँ पे जयप्रकाश जी जो आपने बताया, तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये सहकारिता का पूरा आंदोलन है भारत में जिस गति से चल रहा है और जितनी सफलता से चल रहा है, इसी तरह से दुनिया के और कौन से देश हैं, जो कि अभी सम्मेलन हुआ तो दुनिया के किन किन देशों ने भाग लिया और कितने ऐसे देश हैं जो सहकारी आंदोलन में इतनी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं? जैसे पूरे भारत का जो आईसीए है ये 4 रीजन में विभाजित है। एशिया पैसिफिक रीजन का प्रतिनिधित्व भारत को पहली बार मिला है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी हैं, जो यहाँ के रिनाउंड कोऑपरेटर्स हैं और भारत के लिए यह सम्मान का विषय है। इसी तरह से 107 देश हैं, उनमें हम उदाहरण स्वरूप अगर आए तो हम पाएंगे कि जापान, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज और ब्राजील, इनमें हम विशेष उल्लेख कर सकते हैं कि सहकारिता के माध्यम से तकनीकी का समावेश करके बहुत से ऐसी हॉस्पिटल सर्विसेज, बहुत से ऐसे स्कूल, बहुत से ऐसे होटल्स, बहुत सी डे टू नीड की सर्विसेज जो हैं वह भी एक प्रकार से इसी सहकारी आंदोलन का हिस्सा है। जैसे भी आईसीए में अमेजॉन के एक रिप्रेजेंटेटिव का हमने संबोधन सुना, अमेजॉन की वर्किंग भी कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर के ही काम कर रही है। जी जयप्रकाश जी, एक बात मैं और जानना चाहूंगा सहकारी बैंकों के बारे में। सहकारिता आंदोलन में सहकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि किस तरह से सहकारी बैंकों का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिला है हाल के वर्षों में। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे, हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। तो सहकारी बैंकों का जो कामकाज है और विकास में उनका जो योगदान है, इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी दें। बहुत ही सामयिक प्रश्न है आपका। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि सहकारिता आंदोलन हमारे देश में त्रिस्तरीय है। सबसे निचला स्तर है पैक्स का, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। उसके बाद जनपद स्तर पर डीसीसी बीज कहते हैं, जिनको जिला सहकारी बैंक हैं, और राज्य स्तर पर स्टेट कैपिटल्स में एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कहीं कहीं पर उनको जो है शीर्ष मर्यादित कोऑपरेटिव बैंक के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमने जैसा प्रारंभ में आपको बताया कि ये सहकारिता राज्य का विषय था। स्थानीय स्तर पर यह स्वतंत्र रूप से काम करते थे। प्रारंभिक दिनों में नाबार्ड के सृजन के बाद कुछ ऋण व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की कोशिश की गई, लेकिन पाया यह गया कि जो वैद्यनाथन समिति हो या सहकारिता में दूसरी जो समितियां बन करके आईं, उनका सुझाव यह था कि कहीं न कहीं हमें शीर्ष स्तर पर कोई इस प्रकार की एक संगठन की सहकारी आंदोलन को और बल देने की जरूरत पड़ेगी। तो नेफ्स्काप का गठन हुआ, जिससे आप लोग जानते होंगे, और नेफ्स्काप के माध्यम से सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को क्या सपोर्ट चाहिए, क्या उनमें हम चेंजेस करेंगे कि उनकी वित्तीय स्थिति सुधर सकती है, उस पर काम किया गया। और आपने अभी देखा कि नेफ्स्काप का हीरक जयंती उत्सव मनाया गया इसी आईसीए ग्लोबल में। 60 इयर्स, कोई 10-5 साल में जन आंदोलन सहकारिता का नहीं बनने बिगड़ने वाला था। 60 साल की हीरक जयंती के अवसर पर माननीय श्री अमित शाह जी ने बताया कि अब जाकर के हम गांव में, जैसे होता क्या था सर कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी सर्विसेज एट पार चेक के माध्यम से, सीबीएस फैसिलिटीज के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से लोगों को सर्वसुलभ थी। यह सुविधाएं हमारे कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं थी। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशन में, सहकारिता मंत्री जी के देखरेख में पहले पायलट प्रोजेक्ट में बनासकांठा से शुरू किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैंकिंग में डिपॉजिट्स को लेकर के 4 to 5 गुना अमाउंट्स आए, जब हम अपने सारे सहकारी जनों को, चाहे वो पैक्स हों, चाहे वो स्थानीय स्तर की अदर कोऑपरेटिव एक्टिविटीज हो, चाहे डेयरी से जुड़ी हुई हो, चाहे फिशरीज से जुड़ी हुई हो, चाहे शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो, सबको एक यह मैसेज दिया गया कि आप अपने अकाउंट्स को कोऑपरेटिव बैंक्स में करिए। और कोऑपरेटिव बैंक्स को कंप्यूटराइज किया गया, पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया। इस समय की मांग है, जो तकनीकी से युक्त होने के लिए जो जरूरत है, स्किल की जो जरूरत है, उस तरह का प्रशिक्षण दे करके उनको इस योग्य बनाया गया है कि आज सहकारिता में
अगर हम देश स्तर पर बात करें तो लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक डिपॉजिट्स आ रही हैं, और कुछ जगहों पर तो हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी अच्छी स्थिति में जी पहुंच गए। जी जयप्रकाश जी, किसानों को सहकारिता के माध्यम से, चाहे वो बीजों की समस्या हो, खाद की समस्या हो, या और भी किसी तरह की सहायता चाहिए, तो इसमें सहकारिता आंदोलन की क्या भूमिका है? हम आपको बहुत ही गर्व के साथ बताना चाहेंगे कि अभी जैसे बीज उत्पादन की बात आपने किया, तो सामान्यतः सभी राज्यों का एक समान नियम था कि कम से कम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल संकलित होगा, तभी बीज उत्पादन के मानकों के अनुरूप होगा और उनको अनुमति दी जाएगी। माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि नहीं, हमें तो सहकारिता के माध्यम से गरीब, पिछड़े, छोटी जोत वाले किसानों को समृद्धशाली करना है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सारे राज्यों को, जो हमारे बाइलाज, मॉडल बाइलाज के नाम से जो जाना जा रहा है, उनकी सहमति प्राप्त की। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इन 3 वर्षों में अगर हम किसी नियमितीकरण की बात करें, किसी विविधीकरण की बात करें, यदि हम कोई प्रासंगिक परिवर्तन का उल्लेख करें, तो उसमें जो मॉडल बाइलाज है उसका उल्लेख है कि अब उत्तर प्रदेश की कोई समिति है, गुजरात की कोई समिति है, बंगाल की कोई समिति है, तो आप उनके डाटाबेस से यह जान सकते हैं कि उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये सब की सब समितियां ऑनलाइन हो गई हैं, जिसको एनसीडीसी के डाटाबेस पर जाकर के आम पब्लिक भी जान सकती है कि हमें कैसे काम करना है। तो उसका फायदा क्या हुआ? पहला तो हमने आपको बताया कि बीज उत्पादन में उनको प्राथमिकता हो गई। दूसरे, चूंकि हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम आई, वह पूरी की पूरी स्कीम सहकारिता के द्वारा नाबार्ड और नेफ्स्काब उसको लीड कर रहे हैं, गोदाम बनाए जा रहे हैं सहकारी समितियों के पास। तो किसानों की उपज, क्योंकि फसलें जो है वो खरीफ रबी में तैयार होती हैं, किसान के पास स्टोरेज की व्यवस्था है नहीं, तो औने पौने दाम में उसे बेचना पड़ता है। अभी क्या होगा कि उनकी उपज का उन गोदामों में स्टोर होगा, उनको उसके अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीप्ट मिलेगी, अपनी आवश्यकता अनुसार वो संबंधित बैंकों से उस वेयर हाउस रिसीप्ट के आधार पर पैसे प्राप्त करेंगे और उचित मूल्य पर वह अपनी उपज को बेच सकेंगे। तीसरी चीज क्या होगी जो है सहकारिता मंत्रालय के इन गठन के बाद से, कि जो सहकारी समितियां थी, जो सहकारी संस्थाएं थी, इसमें सभी 1500-1600 जो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें आम जन की, आम सहकारी समितियों की सदस्यता भी ओपन कराई गई है, जिससे कि ऐसे किसान, ऐसे कोई समिति जो अभी तक छूटी हुई थी, वह इसका सदस्य बन सके। साथ ही साथ गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर अगले 3 सालों में 2 लाख समितियों का गठन करके यह सुनिश्चित करना है कि जो 8 लाख कुल समितियां हों, उनमें अभी हमारे पास 60,000 के आसपास ही पैक्स हैं जिनको हम फंक्शनल कह रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि यदि 2 लाख सहकारी समितियां, पैक्स, इस तरह के कृषि निवेश के जो हमारे समस्त आवश्यकता की चीजें हैं, बीज है, खाद है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि अब केवल वो शॉर्ट टर्म लोन पर ही नहीं, जो सहकारी समितियां हैं जी, वह आपको अन्य कृषि निवेश के साथ साथ जो कृषि यंत्र आदि हैं उनके लिए भी धन उपलब्ध कराएंगी। और भारत के लिए हम आपको केवल मध्य प्रदेश का उदाहरण बताएं कि कोई भी बैंकिंग सेवा बिना ब्याज के कोई ऋण नहीं देती है, लेकिन किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से 0 ब्याज पर भी ऋण दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी उपज उन समितियों में आता है और 100% रिकवरी सुनिश्चित होती है। तो आप कल्पना करें कि किसानों को कितनी बड़ी मदद सहकारिता विभाग से मिलती है। जी जयप्रकाश जी, भारत में सहकारिता आंदोलन जिस गति से और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने जिस तरह की योजनाएं बनाई और जितनी सफलता से चलाई, जिनका विवरण अभी आपने दिया, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमें उम्मीद है कि भारत के विकास में सहकारिता आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ जयप्रकाश सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।